हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी लोगों के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। कक्षा 10वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल ध्यान से देखें इस वीडियो को, क्योंकि आज मैं यहाँ क्लास 10th के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट गणित मैथमेटिक्स का यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में सबसे पहले मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन को कराऊंगा और कहूँगा सभी स्टूडेंट से कि जिन्होंने असाइनमेंट 1 to 6 तक के अच्छे से सॉल्यूशन नहीं किए तो बिल्कुल सबसे पहले आपका काम है कि आप वो करो, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से आपको हो सकते हैं रिपीट हो या उसी वैरायटी के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट को कहूँगा कि ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको माह सितंबर से माह फरवरी तक जितने भी असाइनमेंट आपको दिए गए हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कराने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं हल कराऊंगा, क्योंकि आप सभी के पास वैसे तो गाइडें वगैरह तो सभी के पास रहती हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा हल करने का तरीका है वो सबसे बेहतरीन है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, और मैं हैंड रिटन नोट्स भी आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। देखो, बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही साफ सुथरे तरीके से मैंने यहाँ बनाया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक है, अपने तरीके से, और उसी तरीके से मैं कहता हूं कि आप एग्जाम पे बनाओ, बहुत ही आपको लाभदायक होगा। ये ध्यान से देखिएगा वीडियो अंत तक और आप चीज़ों को समझ पाओगे पूरा असाइनमेंट नंबर 1 to 6। ठीक है, अब देखो, ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो फटाफट से अब लिंक में जाएंगे हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक दिया हूँ मैं उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। लेकिन आप पहले वीडियो को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा उस पीडीएफ को समझना। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो सबसे पहला काम है कि आप वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो देखने के बाद फिर आप जो है ये सारे जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराया हूँ उसको डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब देखो, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया वो भी बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो जैसे यहाँ अपलोड करता हूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 जो है उसका सोल्यूशन किस तरह से करना है हमको। असाइनमेंट 1 माह सितंबर के लिए जो जारी किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि भाजक 3x² - 2x + 2 भागफल x+1 और शेषफल 3 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाजक दिया है आपको, भागफल दिया है और शेषफल दिया है। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया क्या है। तो किस तरह से आपको हल करना है आपको एग्जाम में, वो मैंने पूरा यहाँ पे सेम प्रोसेस मैंने बताया है। एक भी चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं छोड़ा है। पीडीएफ में जैसा है वैसे ही एज इट इज आंसर लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट? आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने तो आता है लेकिन आप सिस्टमेटिक वे में नहीं लिख पाते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं। क्लियर? चलो, हमको ज्ञात क्या करना है, तो भाज्य बराबर हमको ज्ञात करना है। भाज्य क्या है मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, बाकी जो 3 चीजें गिवन थी वो हमने लिख दिया। अब देखो, हाँ, हम जैसे ही देखें कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है। हमको भाजक दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है, तो सीधा सिंपल सा सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाजक का वैल्यू और भागफल का वैल्यू डाल दिए, दोनों का गुणा करना था तो गुणा करेंगे और शेषफल को लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे x का गुणा पहले किससे करेंगे, 3x² से, फिर x का गुणा 2x से, फिर x का गुणा 2 से। सभी हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 by 1। देखो, x का मल्टीप्लाई 3x² से किया तो ये हो गया 3x³। x का मल्टीप्लाई 2x किया तो -2x²। x का मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये हो गया क्या, 2x। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 1 की बारी आती है, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 by 1। देखो, 1 का मल्टीप्लाई 3x² से करूंगा सेम आएगा, तो जो भी यहाँ पे सेम आने वाला है। देखो, ये 1 का मल्टीप्लाई -2x से करूंगा तो -2x आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद +3, तो +3 हमारे पास है, क्योंकि उस शेषफल को हमको ऐड करना है। ठीक है, अब इसको बस सिंपली आपको देखना है क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती है। जो कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करो, -2x², और यहाँ पे क्या दिया है देखो, -2x², यहाँ पे 3x², ये दोनों ऐड हो सकता है। माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद ये 3x³ तो अकेले है, वो कुछ नहीं हो सकता, तो 3x³ का 3x³ लिख दिए। ठीक है, 3x² में से 2x² माइनस कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे 3x² में से
2x² माइनस कर देंगे, आ जाएगा सिंपल क्या x²। देखो मैंने पास पास में दोनों को लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये +2x -2x कैंसिल हो जाएगा और 3 और 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरह से आपको जो आंसर आया ये है क्या आपका भाज्य। पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ आया। इसी तरह से मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, कोई पीडीएफ डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के लिए अलग और सॉल्यूशन के लिए अलग। तो सारे क्वेश्चन और आंसर इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बनाया गया है, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूंगा, पहले तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर डाउनलोड नहीं होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो मुझे बस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दिया हूँ उस पर जाए, और जो हमारे इस टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या इसके अलावा आप जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, तो मैं आपको फिर जो पूरा प्रोसेस है वो बता दूंगा। क्लियर है। वैसे आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये समझ आ जाएगा पूरा क्या काम क्या करना है, ठीक है। अब चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यदि वर्ग समीकरण 9x² - kx + 16 = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है k का मान ज्ञात करने वाला। मूल समान है कह रहे हैं, तो सबसे पहली बात जैसे ही हमने समीकरण देखा तुरंत समीकरण देख के समझ जाया करो कि ये वर्ग समीकरण है, तो वर्ग समीकरण वाला एक पार्ट आपने पढ़ा द्विघात समीकरण, ठीक है। बस वहीं पे हम आ जाते हैं और उसी तरह से इस क्वेश्चन को फिर डील करने वाले हैं। तो जो समीकरण आपको दिया है उसको सबसे पहले लिख लो। दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण क्या है 9x² - kx + 16 = 0। इसकी तुलना हम क्या करेंगे, एक मानक समीकरण से करेंगे। मानक समीकरण ax² + bx + c = 0। जैसे ही हम उससे तुलना करेंगे, देखो a के जगह में क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। 9 b के जगह में क्या आ गया हमारे पास -k। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा सीधा सीधा, देखो a के जगह में क्या लिखा है 9 और b के जगह पे क्या है -k और c के जगह पे क्या है 16। इस तरह से आप जो है कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ पे a b और c का मान लिख दिए, क्योंकि मूल समान है। क्वेश्चन में कह दिया क्या कि मूल समान है। मूल समान है तो मूल समान कब होता है, तो जब विभेदक जो है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहते हैं d, उसका मान अगर 0 के बराबर हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि भाई हाँ इसके मूल समान होंगे। अब बस यही जो है आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। और d का मान क्या होता है, चूंकि d = होता है b² - 4ac, ये होता है। मैंने यहाँ पर बगल में आपको क्वेश्चन भी मेंशन करके बता दिया। अब यहाँ पे d का मान जो है आप पुट कर दो, b² - 4ac = 0। तो b² b का मान डाल दो और a और c का मान डाल दो। a और c का भी मान डाल दिया और b का भी मान डाल दिए। b का मान क्या है -k है, आप डाल दो, -k² है ना। तो इस तरह से आप हल करोगे इसको आसानी से, और आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। चलो देखो मैं आपको फिर भी एक तरीका बता देता हूँ किस तरह से हमने यहाँ सॉल्व किया, ठीक है। तो ये देखो -k² -4 × 9 × 16 = क्या है 0। तो सबसे पहले ये -k² करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये k² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये माइनस में है, ये सारे वैल्यू हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे पक्षांतर, तो प्लस में हो जाएगा, और सब गुणा में है, ऐसे गुणा में रहने देते हैं। देखो मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं आपको मल्टीप्लाई करने नहीं कहता, क्योंकि हमको k का मान निकालना है, k² का मान तो नहीं निकालना ना। तो आप क्या करो, k² जो है वैसी के वैसी रहने दो। अब k का मान आपको निकालना है, तो k ये जो स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वर्गमूल बन जाएगा। वर्गमूल बन गया, ठीक है। और 9 × 4 × 9 × 16 ये है, तो 4 किसका वर्ग होता है 2 का, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, और 16 किसका वर्ग होता है 4 का। इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो तो क्लियर दिख रहा था हमको। अगर मल्टीप्लाई कर देते तो प्रॉब्लम हो जाता, क्लियर। इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, वर्गमूल से बाहर निकाल दिया, और k का वैल्यू आ गया क्या 2 × 3 × 4। तो ये हो जाएगा 4 × 12 = 24 24। ये आ गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। चलो मूव करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया वो देखते हैं। यदि वर्ग समीकरण के मूल, देखो वर्ग समीकरण के 2 मूल हमको दे दिए हैं, 2 मूल दे दिए हैं, तब तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन भी हल करना, क्योंकि 2 मूल अगर दे दिए हैं तो हमको वर्ग समीकरण बनाने कहा है। देखो क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 2 मूल गिवन है, आपको क्या करना है, वर्ग समीकरण बनाना है। तो जो हमारा दिया गया वर्ग समीकरण का मूल है उसको हम क्या ले लेते हैं, अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं। अल्फा और बीटा गिवन है हमको, ठीक है। एक अल्फा ले लिया हमने, इसको अल्फा ले लिया, और इसको क्या ले लिया, बीटा। अल्फा और बीटा अगर हमको गिवन है तो हम वर्ग समीकरण किस तरह से बना सकते हैं, तो ये सिंपल सा तरीका है, आप बिल्कुल इसको नोट डाउन करके रखिएगा। जो जो नई चीज़ें मिलते जा रही है, अगर आपने चैप्टर वाइज स्टडी किया
होगा तो आपको बहुत आसान है। अदरवाइज आपको कुछ हर एक वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए क्या करेंगे, जब भी आपको मूल दिया है तो वर्ग समीकरण इस तरह से बनाना है। ये सिंपल सा सूत्र याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, इतना आपको रखना है। अब वैल्यू पुट करते जाओ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और इंटू बीटा, ये वैल्यू आप पुट करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। चलो क्लियर, अल्फा बीटा का वैल्यू बस पुट करना है हमको। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है, माइनस माइनस ब्रैकेट लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा का है तो अल्फा प्लस बीटा कर दिए, ठीक है, और एक्स को बाहर रख दिए, एक्स बाहर आ गया, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 कर दिए। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस √5 माइनस √5 पे दोनों कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, और क्योंकि ये प्लस और माइनस में था, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस यहाँ पे देखेंगे हम क्या, ये a प्लस बी और a ऋण बी, ये दिख रहा है a धन बी और a ऋण बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दो यहाँ, 6 का वर्ग ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो गया, 5 का वर्गमूल 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको जब हल करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स ऋण 12 एक्स धन 36 ऋण 5, जब इसको हल करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 विच इज इक्वल टू 0 ये आएगा। एक यही जो है इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा। तो आपको मूल बनाने कहा था, आप मूल बना सकते हैं। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। तो पूरा ये क्वेश्चन भी देखो, अगर आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो हर एक क्वेश्चन के। अदरवाइज जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, सबसे अच्छा है, बेहतरीन तरीका तो ये है, पीडीएफ डाउनलोड कर दिया। मैं एक एक लाइन यहाँ आपको समझा रहा हूँ ध्यान से, अगर आप देख रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय 5x माइनस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस ky माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा कह रहे हैं। तो ये देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इस पार्ट से लिया गया है। यहाँ पे x और y दो चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको दो समीकरण जो दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम जब कंपेरिजन करते हैं, मानक समीकरण से इसकी तुलना करते हैं, तो a1 बराबर हमको क्या मिलेगा 5, दोनों समीकरण से हमको मिलते जाएगा। देखो a1 इज इक्वल टू 5, पहले समीकरण से पहले ले लेते हैं, a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -7 एंड c1 इज इक्वल टू -5, ये निकल गया क्या, ठीक है। अगर हम बात करते हैं a2 b2 और c2 की, तो a2 इज इक्वल टू 2, a2 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है k, और c2 का मान कितना है ऋण 1। आपको a2 b2 और c2 ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, उस पर हम टारगेट करके करते हैं कि अद्वितीय हल होगा कह रहे हैं। तो अद्वितीय हल कब मिलता है हमको, अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल हमको इस तरह से मिलता है। देखो ये a1 अपॉन a2 विच इज नॉट इक्वल टू कह रहे हैं, ये बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, इस तरह से आपको अद्वितीय हल मिलेगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, आपके पास a1 अपॉन a2 भी है, b1 अपॉन b2 भी है, दोनों मान रखेंगे, और ये बराबर नहीं जरूर डालना है, बीच में साइन जो है बराबर नहीं का होना ही चाहिए, क्योंकि बराबर नहीं होता। इस कंडीशन में जब हम हल करेंगे तो देखो k क्या हो जाएगा, इधर k को पक्षांतर कर दिए, देखो मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ, k इधर आ जाएगा, ठीक है, बाकी संख्याएं उधर चली जाएंगी। और जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, वैल्यू जो है k इज नॉट इक्वल टू -14/5। तो ऋण 14/5 के अलावा, क्योंकि वो इक्वल नहीं है कह रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे जब हमारा सॉल्यूशन निकला तो k का मान जो है इक्वल नहीं है कह रहा है। तो ऋण 14/5 के अलावा k का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन उतना नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या कहेंगे k ऋण 14/5 के अलावा कोई भी जो हल है ना, संख्या है, वो अद्वितीय हल देगा। तो ये आंसर आपको लिखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। समीकरण हल कर कीजिए कह रहे हैं। ये भी देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, दो समीकरण आपको दिए गए हैं, दोनों को हल कैसे करना है, तो कोई सा भी विधि लगाइए, आलेख विधि नहीं लगाना है, ग्राफिकल मेथड आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। ये 4 मार्क्स के लिए, यहाँ पे मैं आपको बगल में यहाँ पे कितने नंबर के लिए दिया था वो भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। तो बिल्कुल कुछ चीज़ छूटने वाला नहीं है, सिंगल जो है मैं आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए, दोनों इक्वेशन को हम लिखते हैं। देखो पहले तो मानक रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं इस इक्वेशन को, कुछ इस तरह से आ जाता है। ये देखो, ये हो गया 4x माइनस
5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 16 को उधर पक्षांतर कर दिए, हो जाएगा 4x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 16। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर पहला। इसी प्रकार 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 6 को उधर भेज देते हैं, आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको दे देते क्वेश्चन नंबर दूसरा, समीकरण नंबर 2 समीकरण हमारे पास आ गए। और हल करने का जब हमने इसको स्टार्ट किया तो देखो विलोपन विधि यहाँ लगा देते हैं। तो हमको अगर y को विलोपित करना है या x को विलोपित करना है, ठीक है, इनकेस हमको x को विलोपित करना है तो समीकरण 1 में देखो, ये समीकरण पहला है, इसमें 4 दिया है और समीकरण 2 में क्या है 2 है। तो आप क्या कर दो, 2 का मल्टीप्लाई, समीकरण 2 का गुणा किससे कर दो, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दो, समीकरण 2 में 4 का गुणा कर दो। तो ये हमको जो 2 इक्वेशन है दोनों से एक एक अलग अलग इक्वेशन मिलेंगे। देखो इससे मिल गया हमको, जैसे ही हम इसको गुणा किए तो ये 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10, तो 8x ऋण 10y बराबर ऋण 32 मिल गया हमको। इसको दे दिए समीकरण नंबर तीसरा। इसी प्रकार इसमें जब हम 4 का गुणा कर देते हैं दूसरे समीकरण को, तो हमको मिलता है 8x धन 4y बराबर कितना, 24। ये हमारे पास 3 और 4 ये 2 समीकरण आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ x का वैल्यू जो है सेम हो गया, देखो x और x सेम आ गया, ठीक है, हम दोनों को घटा देंगे, 8x आ गया, दोनों को जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको एक मान मिलेगा, x या y का मान मिल सकता है। देखो ये हमारे पास है समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं तो यहाँ चिन्ह बदल देना है, बिल्कुल ये प्लस में था, ये हो गया धन ऋण में, और ये भी ऋण में और ये भी ऋण में, धन में था तो ऋण में हो गया, ठीक है। 8x कट गया सिंपली, और ऋण 10y ऋण 4y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 14y, ठीक है। इसी प्रकार आप देखोगे जब दाएं पक्ष को तो 32 ऋण 32 और ऋण 24 जो है ऋण 56 आपको मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ऋण 14y बराबर ऋण 56 आ गया। तो y का मान जब आपको निकालना है तो क्या करोगे, ऋण 14 को उधर पक्षांतर करोगे, क्योंकि इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, और ऋण 56 बटे क्या मिलेगा आपको, ऋण 56 बटे ऋण 14 मिलेगा। ऋण क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसलिए मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया और 56 को भाग कर दिया 14 से, तो 14 चौक 56 y का मान आ गया। जैसे ही y का मान आया, आप देखो आपके पास इतने सारे समीकरण, जिस भी समीकरण पे रख दो, जो आपको सरल समीकरण के उस पर वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि यहाँ से आपको x मिलने वाला है, जैसे ही आपको y मिल गया, ठीक है। तो समीकरण 2 पे अगर हम मान रख देते हैं, समीकरण 2 में मान रखेंगे, समीकरण 2 आप सभी को पता है, जो क्वेश्चन में दिया था उसको हमने इस रूप में लिख लिया था, ये है समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। इस पर पुट कर दो y का वैल्यू, y का मान 4 रखने पर क्या हो जाएगा, ये y का वैल्यू जैसे ही 4 रखेंगे यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 4 रखने, समीकरण 2 में 4 रखने पर, तो हमारे पास ये समीकरण आ गया। देखो 2x धन y बराबर 6, तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर, ये हो जाएगा 2x बराबर 6 ऋण 4, ऋण 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, तो 2x बराबर आ गया 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब x का मान जब हम निकालेंगे तो 2 बटे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब x का मान भी पता चल गया आपको, y का मान पता चल गया, y का मान 4 था, x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, तो x बराबर 1 और y बराबर 4, यही जो है इस समीकरण का हल है। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अगर आलेख विधि नहीं लगाना है तो आप प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हो, विलोपन विधि भी लगा सकते हो। यहाँ मैंने आपको विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कराया। क्लियर हुआ यहाँ तक, बातें समझ आ गई। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6, यहाँ पे आखिरी सवाल है इस असाइनमेंट का। हाँ, असाइनमेंट नंबर 2 स्टार्ट होगा, फिर पहले असाइनमेंट का ये लास्ट सवाल है। देखो आपको समीकरण दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस समीकरण को देखिए ध्यान से। ये समीकरण डायरेक्ट समीकरण आपको ऐसा दिख नहीं रहा है कि आप इसको वर्ग समीकरण कह सकते हो, लेकिन जब इसको हल करोगे तो ये वर्ग समीकरण मिलेगा। और वर्ग समीकरण जैसे हल करते हैं तो आप चाहे सूत्र लगाओ या मध्य पद को तोड़कर बनाओ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं आपको, और वो भी 6 अंक के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आप बड़े नंबर के लिए क्वेश्चन को मान के चलिए, पक्का ऐसा एक तरह का क्वेश्चन ऐसा आने वाला है, बस इसको कुछ हल करने का तरीका समझ जाइए। तो देखो इस तरह के सवाल को जब हम हल करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये, हमारे पास 2 अलग अलग संख्याएँ दिए हैं, 2 अलग अलग परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। जैसे ही हम करेंगे, देखो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल प्रोवाइड कराया, तो ये हमको मिल जाएगा x+1 इंटू x+1। वैसे इधर माइनस का चिन्ह डालेंगे बीच में, और x-1 इंटू x-1 अपॉन में क्या करते हैं, दोनों का आपस में गुणा, नीचे में दोनों का आपस में गुणा कर दिए, तो x-1 और x+1 इनका गुणा हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ये बराबर कितना दिया है, 5/6 के। बस अब इसको हल करना है हमको। इनको हल करोगे तो कैसे हल करोगे, ये जो दिया है उसको हल कर लो, x² + x + x + 1
ठीक है, ये हो गया, माइनस साइन डाल दिए, माइनस साइन डाल दिए, फिर ठीक है इसको हल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, बट्टे में क्या हो गया, ए का वर्ग ऋण बी का और ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग यहाँ पे डाल दिए। इस तरह से आपको जो है मान मिल जाएगा। अब आगे जब इसको हल करोगे आप, हल करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कोष्टक खोल दो, यहाँ पे कोष्टक खोलोगे एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, प्लस 1 से माइनस 1 भी कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, इधर 2x और 2x बचेगा, 2x 4x हो गया। इस तरह से आपके पास ये मान आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे ही आप इसको हल करोगे, पुनः देखो यहाँ पे आ गया 4x, यहाँ तक की बात, गुणा इधर करेंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24x, फिर इसका गुणा इसके साथ तो हो जाएगा 5x का स्क्वायर ऋण 5, ठीक है। जब इसको क्या करते हैं, एक मानक रूप में लिखने का कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर ऋण 24x ऋण 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब आपको क्या करना है, देखो 5x का वर्ग ऋण 25x, देखो क्या हुआ, ये जो है इसको मध्य पद में तोड़ दिए, मध्य पद को तोड़ दिए। कैसे मध्य पद को तोड़ते हैं, तो ये ऋण 24x है ना, हम इसको कुछ ऐसा दो पदों में तोड़ेंगे कि जिनका गुणा करने पे 25 आए और जोड़ने या घटाने पे क्या आए, ऋण 24 आए। तो देखो ये जो संख्या हमको बताता है, गुणा करने पे ये 5 गुणा 5 25 आए, ऋण 25 आए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आए, ऋण 24 आए। तो हमने क्या सोचा, ये 25 और 1 में तोड़ देते हैं, तो 25 एकम 25 में ऋण था तो ऋण 25 एकम 25 हो जाएगा, ऋण 25 हो गया, और ऋण 25 में से 1 घटा दूंगा तो 24 आ जाएगा। यहाँ तक तो बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने सोचा और इसको लिख दिया क्या, जो ऋण 24x था उसको लिख दिया क्या, ऋण 25x धन x, इसमें तोड़ दिए। अब 5x का वर्ग ऋण 25x धन x ऋण 5 बराबर क्या हो गया, 0। अब हम लोग यहाँ लघुत्तम लेना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इन दोनों में लेते हैं, ठीक है, सामने के शुरू के दोनों पदों में। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 5x और 5x यहाँ से कॉमन निकलेगा, 5x कॉमन निकल गया। अब अंदर क्या बचा, x ऋण 5 बचा, क्योंकि 5 पंचे 25 होता है, ठीक है। यहाँ से कुछ उभयनिष्ठ निकल नहीं रहा है तो क्या निकलता है, 1 निकलता है, 1 निकाल दिया, x माइनस 5 बच गया। अब x माइनस 5 दोनों जगह से यहाँ पे उभयनिष्ठ निकल गया। इस प्रकार क्या बचा, देखो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा चीज़ें जो रह जाती है वो एक साथ आप गुणनखंड के रूप में लिखो, x ऋण 5 जो है उभयनिष्ठ निकल गया, क्या बचा 5x धन 1, तो 5x धन 1 लिख दिए, बराबर होगा किसके, ये 0 के। अब क्या कर देते हैं, इसका हम लोग गुणनखंड कर दिए तो तुलना कर देते हैं। गुणनखंड है तो इसका पहले इसको इक्वल 0 करेंगे और इसको इक्वल 0 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका इक्वल 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और x इज इक्वल टू -1/5 आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आपको दो मान मिलेंगे x के, x का मान एक बार 5 आएगा और एक बार क्या यहाँ पे आ सकता है, देखो हल करने के बाद ऋण 1/5 आया, ठीक है। तो आप जो है आसानी से इस तरह के असाइनमेंट नंबर 1, देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, जिनको किसी में भी डाउट होगा वो वीडियो को पॉज करके जो है अच्छे से नोट कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको PDF तो वैसे भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्लियर, चलो असाइनमेंट नंबर 2 में आते हैं। यहाँ तक बातें समझ आ गई। इसी तरह से 6 असाइनमेंट है, पूरे असाइनमेंट के क्वेश्चन मैं आपको इस ऑन स्क्रीन सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। ऑन स्क्रीन में अभी आपको समझ आ जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पे ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं और आप अच्छे से तैयारी तो ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो जैसे जितने भी स्टूडेंट जो है हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे कांटेक्ट दे दिया हूँ 7987297072, है ना। मैथ्स अकेडमी पथरिया में हमारे क्लासेस जो हैं चलते हैं। बहुत काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है हमको जानते हैं, जो भी मैथ्स अकेडमी पथरिया के, है ना, इस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करें, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, शिक्षा संगवारी और ऑनलाइन शिक्षा सूत्र, दोनों को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑनलाइन शिक्षा सूत्र में आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, कंपटीशन एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिलेंगे। जॉब रिलेटेड मैं वीडियो वहाँ प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो शिक्षा संगवारी जो है स्कूल लेवल का है, तो ये जो है कॉम्पिटिशन लेवल का है, ठीक है। थोड़े दिन बाद आप भी कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे, जरूर जो है दोनों के दोनों आपके काम के हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं असाइनमेंट नंबर 2 पे। अक्टूबर माह के लिए जो असाइनमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ देखो, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए कह रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर का सवाल है, थोड़ा चलो ध्यान से देखते हैं। यहाँ समांतर श्रेणी का बात किया है, ठीक है। 12वां पद और 5वें पद का बात किया है, तो 12वां पद क्या होगा, 5वां पद क्या होगा, सबसे पहले उसको समझने से पहले हम यहाँ क्या मान लेते हैं। हमारे पास जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या है, a है। सार्वंतर कितना है, d है मान लेते हैं। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ तक बात समझ आ गया। अगर हमको 12वां पद का है तो 12वां पद को हम लिख सकते हैं a12 यहाँ पे मान रख दो, n के जगह में 12 रख दो, क्या हो जाएगा, तो a12 इज इक्वल टू a प्लस 11d आ जाएगा।
ये मिल गया आपको 12वां पद। 5वें पद का बात कर रहे हैं तो a + 4d हो जाएगा। यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से डिटेल सॉल्व किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको a5 और a12 दोनों मिल गया। अब मिल गया तो प्रश्न अनुसार जो बातें कही गई हैं कि जो 12वां पद जो है 5वें पद से 14 अधिक है, तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं 12वां पद जो है 5वें पद से 14 अधिक है, +14 कर दिया, ठीक है। दोनों पदों को एक तरफ पक्षांतर कर दिए तो a12 - a5 = कितना आ गया, 14 आ गया। इसको एक समीकरण दे दी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में हमको और कुछ जानकारी जो दिया हुआ है। देखो दोनों पदों का योग कितना दिया है, 36, दोनों पदों का योग 36 दिया हुआ है। तो दोनों पदों का योग अगर 36 है तो आप बिल्कुल आसानी से एक काम और कर सकते हो। यहाँ पे जो दूसरा समीकरण मैंने दिया कि 12वें पद और 5वें पद को जोड़ने पे 36 आता है, इसको हम लोग समीकरण नंबर दूसरा दे दिए, ठीक है। 2 इक्वेशन हमारे पास मिल गए। अब सॉल्व करने का तरीका समझिए। 2 इक्वेशन मिल गया, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया, a5 जो है यहाँ माइनस में, यहाँ पे क्या है प्लस में, दोनों को जोड़ देते हैं तो a5 का रोल ही खत्म हो जाएगा ना, हमारे पास a12 बस रह जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं, चलो ठीक है। तो a12 का रोल रह जाएगा, तो 12वां पद क्या है वो तो जरूर मिल जाएगा हमको। देखो इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, ठीक, आपको दिखा रहा हूँ। देखो जो जो चीज़ें जो है कैंसिल होनी थी हो गई। a5 कैंसिल हो गया। 12 जो है a12 दो बार जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × a12। इसका मान कितना आ जाएगा, तो 14 धन 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। अब हमको क्योंकि a12 निकालना है तो ये जो 2 था उसको पक्षांतर कर दिए तो इधर बटे में आ गया 50/2 मतलब 25। तो 12वें पद का मान कितना आ गया, 25 आ गया। जैसे ही 12वां पद आया हम 5वां पद निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का योग कितना है कहा है। तो दोनों का योग को छोड़ो, दो हमारे पास कंडीशन है, दोनों में से कोई से भी लगाओ तो भी मिल जाएगा, ठीक है। दोनों का योग 36 से भी बोल के आप निकाल सकते हो, या तो 5वां पद जो है क्या हो जाएगा, तो 25 ऋण 14 हो जाएगा। 12वें पद से कितना हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो 25 ऋण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा क्या, 11। तो 11 जो है वो है क्या, 5वां पद और आपको 12वां पद दोनों मिल गया। अब इनका यूज़ कैसे करना है, देखो दोनों का यूज़ कैसे करना है, क्योंकि हमको 12वां पद और 5वां पद चाहिए था, दोनों मिल गया। ये 12वां पद आ गया 25 और 5वां पद आ गया कितना, 11। जो हमारे पास पहले से समीकरण था कि a12 = a + 11d होता है, उसी पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। 12वें पद का मान 25, 25 बराबर क्या हो जाएगा, a + 11d, जो हम लोगों ने पहले भी निकाल के रखा था। और a5 = a + 4d होता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों मान रख दिया। अब जैसे ही आया तो इन दोनों को पुनः आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो ए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। 3 और 4 समीकरण दे दिए इसको, और 3 और 4 को सीधा क्या कर दिए, घटा दिए। तो समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा दिए। देखो क्या होगा, ए और ए कट जाएगा। देखो सिंपली यहाँ पे ए और ए कट जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं, क्लियर हुआ। अब क्या होगा, 25 में से 11 घटा देंगे, 25 ऋण 11 हो जाएगा। उधर 11d में से 4d माइनस कर दिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो 14 आएगा। 14 बराबर कितना हो जाएगा, 7d आ जाएगा। तो d का मान आप निकाल सकते हो, d बराबर क्या हो जाएगा, 14/7 मतलब 2। इस तरह से आपके पास यहाँ पे एक d का वैल्यू आ जाएगा। d का जैसे ही मान आएगा आप वहाँ पे मान रखेंगे, किसी भी समीकरण पे रख के आप जो है जो 12वां पद या 11वां पद जो भी है आपने निकाला था उस पर मान रख करके आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे ए का मान निकाल सकते हो। ए का मान निकल गया कितना, 3, ठीक है। डी भी मिल गया और ए भी मिल गया। जैसे ही आप यहाँ पे देखो समीकरण 4 वैसे मैं दिया भी हूँ, यहाँ पे मान रखो और निकाल लो, तो आपको क्लियर हुआ, ए और डी का मान निकल गया। जैसे ही ए और डी का मान निकला, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये नहीं पूछा था, हमको एमवा पद पूछा था, एमवा पद हम निकालेंगे। तो एमवा पद का सूत्र क्या हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, सिंपल सा बात है। एमवा पद का सूत्र होता है ए + n-1 × d। तो एन के जगह में क्या कर देंगे, एम डाल देंगे, आ जाएगा सूत्र। इस प्रकार ए और डी का मान बस रख दो, ए और डी को रखो और यहाँ पे सॉल्व करो। जैसे ही सॉल्व करेंगे हमको एमवा पद मिल जाएगा, ए एम = 2m + 1, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर दूसरे का। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। समांतर श्रेणी हमको दिया है, ये समांतर श्रेणी का अंतिम पद 218 पदों की संख्या ज्ञात कीजिए कह रहे हैं। बहुत सिंपल है, अगर ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है तो यहाँ पे प्रथम पद निकाल लो, डी निकाल लो। डी कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 15 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। प्रथम पद कितना दिया है, 8 दिया है। और अंतिम पद देखो, अंतिम पद 218 ये दे दिया है। ए एनवा पद मान लेते हैं, उसको कितना है, 218 है। तो सीधा सिंपल सा सूत्र एन = a + n-1 × d होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, क्या करना है आपको, एनवा पद का मान रख देना 218 बराबर क्या हो जाएगा, 8 धन n-1 गुणा 7। ये कर दो, हल कर दो। कोष्टक जैसे ही खोलोगे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन, आपको यहाँ पे मैं डिटेल सॉल्यूशन वैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। 218 बराबर क्या हो जाएगा, 8 धन 7 n-7 हो जाएगा। तो 8 में से 7 घटा देंगे, कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 धन 7 n, आपको 1 को इधर पक्षांतर कर देना है, ये हो जाएगा 217 बराबर 7 n। तो n का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 217/7। तो n का मान
कितना आ गया 31 आ गया। इस प्रकार आपको पदों की संख्या पता चल गई कितना 31 होगा। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। यदि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के तो के नियम द्वारा ये सिद्ध करना है कि ये आपको जो दो मान दिया है वो बराबर है। ठीक है, एक एक करके काम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ जो है असाइनमेंट में दिए हुए क्वेश्चन बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको क्लास 10 के मैथ्स के असाइनमेंट में दिए गए हैं। तो बिल्कुल आप इनको अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, अच्छे से सॉल्व करिए जरूर। इनसे क्वेश्चन में आने के चांसेस बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया है वहीं से काम करते हैं। A/B, ए अनुपात बी बराबर क्या है सी अनुपात डी। चलो उसी से मैं हल करना आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, चलो ये आपको स्क्रीन पे अब दिखाई देगा क्लियर। देखो ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, तो हम इसको बटे में भी लिख सकते हैं क्या, ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको हम के मान लेते हैं क्योंकि के नियम से हल करना है हमको, तो इसको के मान लिया। तो देखो ए बराबर क्या हो जाएगा बी के और सी बराबर क्या हो जाएगा डी के। देखो यहाँ बी को इधर पक्षांतर करेंगे तो बी के हो जाएगा, डी को पक्षांतर करेंगे डी के हो जाएगा। तो ए बराबर बी के और सी बराबर डी के आ गया। ठीक है, अब जो हमको प्रूफ करना है उस पर चलते हैं। जो प्रूफ करना है उसको देखो जरा। तो जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से हमको क्या प्रूफ करना है, ये ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलो उसको पहले ले लेते हैं भाई। तो बायां पक्ष हम लोगों ने लिया, देखो ए स्क्वायर अपॉन सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका मान रख देते हैं क्योंकि हमारे पास ए और सी दोनों का मान है। ए का मान है बी के और सी का मान है डी के। पूरे का वर्ग है तो बी का वर्ग के का वर्ग धन डी का वर्ग के का वर्ग हो जाएगा, और नीचे में जो बी का वर्ग धन डी के वर्ग है वैसे ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे के का वर्ग जो भनिष्ठ निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा बी का वर्ग धन डी का वर्ग, दोनों कट जाएगा और आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा के का वर्ग मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास पूरा फाइनल सॉल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड का। चलो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने चलते हैं। राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि हमारा जो ये दायां पक्ष है ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी ये दिया है, मान रख देते हैं, बस वैल्यू पुट करेंगे ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी, वैल्यू पुट कर देंगे तो बी के इंटू डी के, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बी इंटू डी के स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बी इंटू डी आ जाएगा। तो बी इंटू डी कट जाएगा, के का वर्ग यहाँ पे बचेगा। इस प्रकार बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या होंगे बराबर हैं। तो जैसा क्वेश्चन में दिया था बस वैसे ही आपको, क्योंकि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों का मान के का वर्ग आ गया, तो आप लिख सकते हो सीधा भाई कि हाँ हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया था वो बराबर है और बराबर के स्क्वायर, ये तो हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए असाइनमेंट नंबर 2 के। असाइनमेंट नंबर 2 के चौथे सवाल में चलते हैं। देखो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो ठीक है, संख्याएं 10, 18, 22 और 38 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या जो है समानुपाती हो जाए। तो समानुपाती का सीधा सा सिंपल सा सिस्टम है कि अगर 4 संख्याएं हैं तो शुरू के 2 का अनुपात और अंतिम 2 अनुपात बराबर आने चाहिए, ये होता है। ठीक है, अब ये समानुपात में हो जाए कह रहा है, तो मान लेते हैं इसमें क्या जोड़ा जाए, तो x जोड़ा जाए। मान लेते हैं 10, 18, 22 और 38 सभी में क्या कर देते हैं x जोड़ने पर ये समानुपाती में हो जाती है, समानुपाती में हो जाते हैं, इसलिए हम इसको ऐसा लिख दिए। समानुपाती में हो जाता है ऐसा कहा है इसलिए हम लोगों ने ऐसा लिखा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, दोनों का आपस में गुणा करेंगे जैसे ही, तो क्या होगा आपको नीचे में आपको दिखाई दे रहा है पूरी तरह से सॉल्यूशन। इस तरह से हम गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा ऐसा, इस तरह से लिखा 10 धन x बराबर क्या हो जाएगा 10 धन x गुणा 38 धन x बराबर 22 धन x गुणा 18 धन x। इनका गुणा करेंगे आपको ये मान मिलेगा, बाएं पक्ष को और दाएं पक्ष को गुणा करेंगे ये वैल्यू मिलेगा। क्लियर, आसानी से आप गुणा कर सकते हो। गुणा कैसे करना है समझ रहे हो ना, सभी को गुणा करने आना चाहिए। जैसे 10 का गुणा करूँ तो पहले 38 से फिर x से करूँगा, यहाँ पे आ गया मान। वैसे ही x का फिर गुणा करूँगा तो 38 से फिर x से, तो यहाँ पे आ गया मान। इसी तरह से आप 22 का गुणा करोगे तो पहले 18 से फिर x से, फिर x का गुणा करोगे 18 से फिर x से। इस तरह से आपको हल करना है, ये आपको मान मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, जैसे ही आपको ये मान मिला, जो चीज़ें बराबर हैं और प्लस में सेम चीज़ें हैं उसको कैंसिल करो। जैसे यहाँ पे x का वर्ग, उधर भी x का वर्ग दिखाई दे रहा है, तो x का वर्ग यहाँ पे कैंसिल हो सकता है x का वर्ग x वर्ग से। ठीक है, अब जो चीज़ें हैं संख्याएं, तो संख्याएं जो है ऐड हो जाती हैं, ऐड कर लो। अगर संख्या है तो नहीं है तो क्या करो, जो सेम चीज़ें वो ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे 10x धन 38x क्या हो जाएगा 48x, तो 380 धन 48x बराबर क्या हो जाएगा इधर 396 धन ये हो जाएगा 40x। x जो आपको दिख रहा है उसको पक्षांतर करो, एक तरफ लाओ, तो 48x ऋण 40x बराबर क्या हो जाएगा 396 ऋण 380, 16 आ जाएगा। 8x बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16/8 आ जाएगा। कुल मिला के आपको यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर वे समानुपाती हो जाएंगी क्योंकि x का मान कितना आया 2 आया। यहाँ तक क्लियर हुआ।
ठीक। अब यहाँ पर जो चीज़ें समझने वाली है ये यही थी, ठीक है, कि दो जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर आपको लाना था, तो x जोड़ने पर लाना था, तो x का मान कितना आया, 2 आया। आप इसको आंसर बना सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद देखेंगे, पहले 6 देखते हैं। चलो 6, क्वेश्चन नंबर 6 पहले नोट हो गया था। चलो क्वेश्चन 6 को ही पहले समझ लेते हैं, फिर 5 पे चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता जो है आपको ज्ञात करनी है, जो बिंदु 2, 3 से होकर भी जाती है। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली और 2, 3 से होकर जाने वाली, तो 2 बिंदु दिया। मूल बिंदु क्या है, मान लेते हैं ए जो है 0, 0 है, ठीक है, और बी जो है दूसरा बिंदु जो है 2, 3 दिया है। तो x1 और y1 का मान क्या हो जाएगा, 0, 0। x2 और y2 का मान क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। क्लियर। अब m का मान, प्रवणता ज्ञात करना है m, तो m बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा प्रवणता, ठीक है। m प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, y2 माइनस y1, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, 0, 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। m का माना जाएगा, यही सिंपल सा फॉर्मूला है, वही लगाना है आपको। क्लियर। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो छूट गया था उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे असाइनमेंट नंबर 3 पे। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, ऋण 2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं हम लोग y अक्ष पर कोई बिंदु है, इसका मतलब x पे मान क्या होगा, उसका 0 होगा, इसलिए y अक्ष पर जो बिंदु है P, उसका मान क्या है, 0 y है। जो बिंदु, 2 बिंदु है हमारे पास, 5, ऋण 2 तथा B जो है दूसरा बिंदु 3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब PA बराबर क्या है, PB के, दोनों की दूरियां बराबर है। तो देखो यहाँ मैं चित्र से समझाने का कोशिश किया हूँ, P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी दोनों बराबर है मान लेते हैं, तो PA बराबर क्या होगा, PB। प्रश्न अनुसार है ना, दोनों क्या है, समदूरस्थ हैं कह रहे हैं। तो दूरी का सूत्र लगा दो, P से A तक की दूरी का सूत्र और P से B तक की दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र लगाएंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, और पूरे का वर्ग होता है, वर्गमूल के अंदर में ये चीज़ें रहती है। तो मैं यहाँ पे सूत्र नहीं लिखा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूत्र क्या होता है, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ये होता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर में, ठीक। लेकिन यहाँ पे सूत्र नहीं लिख रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। तो P और A को लेना है, जब सबसे पहले आपको P और A को लेना है, तो P और A को सबसे पहले देखेंगे। देखो, तो P और A को ले लेते हैं, P और A इन दोनों बिंदु को बस देखेंगे, तो ये हो जाएगा P। y2 क्या है, y2 तो y1, y2 माइनस y1 लेना है, तो y1 मान लेते हैं हम लोग किसको लिए हैं, y1 जो है हम लोग इसको लिए हैं, y1 जो है -2 को लिए हैं, -2 को, ठीक है, और y2 किसको लिए हैं, y को लिए हैं, तो y माइनस -2 हो गया, तो y माइनस -2 पूरे का वर्ग धन x क्या, x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1 करना है, ठीक है। तो ये क्या कर दिए, x2 माइनस x1, x2 किसको ले लिया, ये हो जाएगा 0 को, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग ऋण x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग करना है, तो 0 माइनस 5 कर देंगे, ये हो जाएगा पूरे का वर्ग। इसी प्रकार अब PB को लेना है, तो P और B को देखिएगा जरा, P और B, तो P और B को लेंगे और यहाँ पे भी सूत्र में मान डालेंगे, तो P और B को आप देखोगे और हल करोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास पूरा मान y2 माइनस y1। इसी तरह से आपको रखना है, किसी को भी y1, किसी को भी y2, किसी को भी x1, किसी को भी x2 ले सकते हो। हाँ ध्यान रखिएगा, जिसको x1 लिए वहीं से y1 लेना है, और जिसको अगर आपने y2 ले लिया तो वहीं से x2 लेना है, ठीक है। चलो, तो ये इस तरह से आपको मान रखना है। मान रखने के बाद आप देखोगे दोनों पक्षों में वर्गमूल है, वर्गमूल हटा देते हैं, वर्गमूल गायब हो जाएगा। अब इसको सीधा सिंपल सा हल करते हैं, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, इसलिए y+2 पूरे का वर्ग हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऋण 5 का वर्ग बराबर, ठीक है, इधर हो जाएगा y-4 पूरे का वर्ग, और ये हो जाएगा ऋण 3 पूरे का वर्ग। हल करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो इसको हल करो, यहाँ पे सूत्र लगा करके हल कर दो, a धन b पूरे का वर्ग हल करोगे, ठीक है। वैसे ऋण 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी सूत्र लगा दो, a माइनस b पूरे का वर्ग पूरे का वर्ग करो, और यहाँ पे भी क्या कर दो, मान रख दो 3 का वर्ग, तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा मान। जैसे ही आप इसको हल करोगे, देखो आपके पास y के पदों में कुछ चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि x जो है x का मान ही नहीं है, x का मान 0 है, तो y के पदों में आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेंगी। y के पदों में जो मिलेंगी उनको एक तरफ कर दो, पक्षांतर कर दो, तो इधर 8y, जो इधर पक्षांतर होगा 4 y धन 8y, उधर हो जाएगा 25 ऋण कितना हो जाएगा 29, ठीक है, ऋण 4 आएगा आपके पास यहाँ, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 4/12 मतलब ऋण 1/3। तो p का निर्देशांक जो होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा p का निर्देशांक 0, क्योंकि x अक्ष पर मान 0 होगा, और y अक्ष पर हो जाएगा ऋण 1/3। तो p का निर्देशांक जो है इतना होगा, यही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ आई आप लोगों को, क्लियर, इतना ही करना है।
चलो आते हैं एक क्वेश्चन पे, असाइनमेंट नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन पे। ये आपको क्या करना था, एक आलेख बनाना था। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दिया है। 5 नंबर के लिए आलेख का सवाल जरूर आता है आपके एग्जाम में, एक आलेख बनाने कहता है, ठीक है। ऐसा कुछ सारणी दे दिया होता है, टेबल दे दिया होता है और आपको आलेख बनाना है। तो यहाँ तो जो सप्ताह और प्याज की मात्रा जो बिक्री की गई है, ठीक है, किलोग्राम में, उसके बीच आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सारणी दिया उसको बना लो, उसके बाद एक स्केल मान लो। स्केल कैसे मानते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस तरह से आपको स्केल मानना है। तो आप जो है इस तरह से स्केल मानेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे आपने क्या लिया वो लेना है, क्योंकि आपको ग्राफ पेपर यहाँ पे दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस तरह से आपको ले लेना है, ठीक है। आप टेबल पे देखोगे, सारणी पे देखोगे, वैल्यू कितना कितना दिया है, मान कितना कितना दिया हुआ है, इस तरह से आप जो है एक्स और वाई पे मान यहाँ पे आप जो है एज्यूम करोगे, मानोगे। तो इधर हम एक्स अक्ष पे सप्ताह ले लेते हैं और वाई अक्ष पे क्या ले लेते हैं, प्याज की मात्रा को ले लेते हैं, क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 दिया, इसलिए एक बॉक्स यहाँ पे लिखते भी हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे हमने क्या माना। तो स्केल जो इसको एक बॉक्स में ऐसे बंद करके आप रखोगे, जब ग्राफ पेपर में बनाओगे राइट साइड पे आप जो है ग्राफ पेपर के राइट साइड पे एक बॉक्स बनाओगे और स्केल करके उसके अंदर लिखोगे एक्स अक्ष में हम एक खंड बराबर कितना माने, तो एक सप्ताह माने हैं, और वाई अक्ष में एक खंड बराबर हमने क्या माना है, 1 किलोग्राम माना है प्याज की मात्रा जो, ठीक है। इस तरह से अब सारणी को देखो, सारणी को देखते चलो, वापस से सारणी को देखते हैं। तो पहले सप्ताह में कितना किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम, दूसरे सप्ताह में 2 किलोग्राम, तीसरे में 3, चौथे में 4 और पाँचवें में 5। इस तरह से आपको मान दिया है। तो आप भी बस उसी तरह से ग्राफ बनाना चालू कर दो। पहले सप्ताह में क्या करना है आपको, 1 किलोग्राम कह रहे हैं, ठीक है। तो पहला सप्ताह 1 किलोग्राम, ये पॉइंट आ गया आपको। इसी प्रकार दूसरा सप्ताह 2 किलोग्राम, तीसरा सप्ताह 3 किलोग्राम, चौथा सप्ताह 4 किलोग्राम, पाँचवा सप्ताह 5 किलोग्राम। आपको पूरी मान यहाँ पे मिलते जाएंगी इस तरह से, ठीक है। आपको ये मान मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया डॉट डॉट, वही बस बनाना है आपको, ऐसा नहीं लाइन वाइन आप जो है आपको ग्राफ पेपर में मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाया, ठीक। अब आपको एक मिलेगा जो लाइन, उसको क्या करना है, स्केल के माध्यम से एक सीधा रेखा खींच देना है, और यही जो है इसका अभिष्ट आलेख है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आलेख बना लेना। बहुत ही सिंपल है, ग्राफ पेपर में आपको बनाना है। ध्यान रखिएगा स्केल भी बनाना है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है यहाँ डिडक्ट हो जाएंगे। तो जितना चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाया, सेम वही प्रोसीजर से आप करोगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन ही मत लो, आपको पूरे में पूरे नंबर अगर आपको चाहिए तो इसी तरह से सॉल्व करोगे। 2 असाइनमेंट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, और जिस भी क्वेश्चन में अगर असाइनमेंट नंबर 2 के डाउट है तो बिल्कुल आप क्या करो, वीडियो पॉज करो और सबसे पहले वो डाउट क्लियर कर लो आप, ठीक है, देख करके, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे मैंने बताया। फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, किस असाइनमेंट के कौन से क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं डिटेल सॉल्यूशन उसको ऑन बोर्ड में समझाऊंगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो चलो असाइनमेंट नंबर 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये जो है बैंकिंग का क्वेश्चन। देखो रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। 3 अंक के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप देखो यहाँ पे जमा खाता कैसा है, क्योंकि 2 तरह के जमा खाते आपको यहाँ पढ़ने हैं कक्षा 10वीं में। एक तो आवर्ती जमा खाता और दूसरा है सावधि जमा खाता। ध्यान रखिएगा जो टैक्स वाला जो कराधान था वो हट गया है, तो इसमें से क्वेश्चन आने जरूरी है। बिल्कुल आवर्ती का आएगा एक सवाल, या तो सावधि जमा खाता का आएगा। तो आप दोनों में के तरीके समझ करके जाइएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमको आवर्ती जमा खाता कहा है, तो आवर्ती जमा खाता के लिए क्या करना है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखो इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जो दिया है कितनी राशि जमा करता है, तो सबसे पहले आप तो खाते का प्रकार लिख दिया करो। आवर्ती जमा खाता है, कितना रुपए जमा करता है, कितने समय तक के लिए करता है और कितना उसका दर है, ये लिख लिया करो पहले। तो मूलधन जो है 200 रुपये है, समय जो है 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता है, और कितना दर है तो 6% वार्षिक दर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सूत्र जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आवर्ती जमा खाता के लिए। ब्याज का क्या सूत्र होता है, तो ब्याज का सूत्र इस तरह से लगाया जाता है, P/R/100 इंटू 1/12। ब्रैकेट में ऐसे लिखना, ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट लगा करके लिखना, ये n इंटू n+1/2। जैसे ही आप इतना लिखोगे फिर आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। PR और क्या लेना है, n लेना है। 3 चीज़ें हैं हमारे पास। अब n निकालेंगे कई, क्या भाई n है क्या, तो n जो है किस्तों की संख्या, कितने किस्त में वो पैसा जमा कर रहा है। तो आपको पता है 200 रुपये वो हर एक महीने कर रहा है, 5 साल तक जमा कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, किस्तों की संख्या उसका हो जाएगा क्या, 12 × 5 मतलब 12×5 60, ठीक है। जैसे ही आप ये मान रख दोगे यहाँ पे, आपके पास आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको सॉल्व करना है सीधा सिंपल से,
तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्याज का मान रखो और यहाँ पे सभी चीज़ें पी आर और जो एन का मान है सब पुट कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 200 गुणा 6 बटे क्या हो जाएगा 100 गुणा 1/12 और ब्रैकेट लगा करके कितना हो जाएगा 60 गुणा 61 बटे क्या हो जाएगा 2। जो जो चीज़ें पहले कट रही वो तो कटा लो। ये हो जाएगा 100 दूनी 202 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसको भी कटा दो, 2 कम 2 ये हो जाएगा 30 दूनी 60। तो सब चीज़ें कट गई। अब जो जो चीज़ें बाकी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये तो पूरा कटा ही दिया मैं। ठीक है, ये कट गया। हमारे पास क्या बचा सिर्फ और सिर्फ देखो 2 गुणा 30 गुणा 61 बचा है। 2 गुणा 30 गुणा 61 बचा है। बस आप उसको कटा दो, सीधा सिंपल सा बात है, जैसा जैसा कटाना था। चलो ठीक है, आपको जो चीज़ें समझ आ रही जिस तरह से आपको कटाना है उस तरह से कटाओ। ऐसे कन्फ्यूज़ ना हो जाना कि सर ऐसा किए हम कैसे करें। ठीक है, तो आप इस तरह से बिल्कुल कटा सकते हो। ये देखो 100 एकम 100 100 दूनी 200 पहले तो इसको कटाया। ये 6 दूनी 12 हो गया, तो 12 से 12 कटा दिया। अब मेरे पास क्या बचा, ठीक है, सीधा सिंपल सा बात। तो ये 2 को इससे कटा दिया, ये हो जाएगा 2 30 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो 30 गुणा 61 बस करना रह गया, ये हो जाएगा 1830 रुपये। तो ब्याज कितना मिला 1830 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में हमको ब्याज निकालने नहीं बोला है, हमको क्या क्या है इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ब्याज निकालने नहीं बोला। 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी बोल रहे, 5 वर्ष बाद कुल धनराशि कितना होगा। तो ब्याज का भी पैसा मिलेगा, साथ ही साथ 5 वर्ष तक उसने जो जितना जमा किया वो भी तो पैसा मिलना है ना। तो कुल मूलधन जितना जमा किया वो कुल मूलधन की बात करें। और ब्याज तो इसने क्या किया 60 किस्त में जमा किया, 200 रुपये हर बार जमा करता था, इसलिए हो जाएगा 200 गुणा 60 और ब्याज कितना है 1830 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या 13830 रुपये। ये जो है आप रमेश को जो है प्राप्त धनराशि होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। आवर्ती जमा खाता का क्वेश्चन है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए 100 वर्ष के लिए कौन करता है भाई जमा। ठीक है, चलो 10 वर्ष के लिए भाई, सॉरी 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को इसने थोड़ा घुमा दिया, ब्याज की राशि बता दिया पहले ही, और जमा खाता कैसा है आवर्ती जमा खाता है और बाकी सब चीज़ें सेम है। तो मूलधन दिया है 100 रुपये प्रति माह जमा करता है, समय कितना 10 वर्ष के लिए, ब्याज की राशि कितना मिलता है तो 3025 रुपये मिलता है। ब्याज दर जो है वो हमको ज्ञात करना है। तो 10 वर्ष के लिए है, मतलब एन का मान कितना होगा, कितना किस्त, तो 10 गुणा 12, क्योंकि एक साल में कितने होते हैं 12 महीने, 12 किस्त वो जमा करेगी, 12 बार वो पैसा जमा करेगी पद्मनी जो है। तो ये एक साल में 12 बार, तो 10 साल में कितना 120 बार, ये एन का मान निकल जाएगा। जैसे हमको सभी चीज़ें आप यहाँ पे मिल गई, आप वैल्यू बस पुट करो। ब्याज का मान जो है, ब्याज का मान डालना है, ब्याज कितना दिया हुआ है तो ब्याज जो दिया हुआ वो डाल दो, पी आर और एन सभी का मान यहाँ पे पुट करो, आसानी से सॉल्व करो। जो जो पहले कैंसिल हो रहा है देखो, जैसे ये 2 और 60 को 120 को कटा दिया मैंने पहले। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो 100 से 100 कट जाएगा, ये इसका काम खत्म हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60, ये 60 भी कट गया, 5 बचा। अब 5 गुणा 121 बाकी है, ध्यान रखिएगा यहाँ 5 गुणा 121, तो इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 605 हो जाएगा बस। और आर तो बाहर में था, आर का मान निकालना है क्योंकि, इसलिए 605 को उधर पक्षांतर कर देंगे, बटे में चले जाएगा और आर का मान जो है आपको आसानी से फिर भाग करेंगे तो ये मिलने वाला है कितना 5। आर का मान 5 आएगा और यही 5% जो है वार्षिक ब्याज की दर जो है लगने वाली है। ये बातें क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया सभी स्टूडेंट को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। श्याम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर जो है 6% वार्षिक हो तो ब्याज दर छमाही संयोजित किया जाता है तो नियत तिथि पश्चात उसे मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। ध्यान रखिएगा, इस बार इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, सावधि जमा खाते का बात किया है। तो सावधि जमा खाता किस तरह से आपको जमा कराना है वो आपको करना है। ठीक है, सावधि जमा खाता। अब देखते हैं यहाँ पे 20,000 रुपये, पहले तो मूलधन कितना दिया है 20,000 रुपये, कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए, और ब्याज दर कितना है 6% वार्षिक का है। 6% वार्षिक के लिए ये बात ब्याज दर जो है संयोजित होगा। तो ब्याज दर संयोजित होगा मतलब 1 साल के लिए देखो ब्याज कितना था 6% वार्षिक। ठीक है, तो ये जो है 6 के लिए, 6 महीने के लिए अगर ब्याज की दर के देखें तो आधा हो जाएगा, क्योंकि 1 साल में 6%, तो आधे साल मतलब 6 महीने में कितना 3%। अच्छा, बात करें हम लोग यहाँ पे, और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 2 वर्ष के लिए जमा करता है, लेकिन कितने बार 4 बार करेगा ना भाई, क्यों एन का मान कितना हो जाएगा 4 बार, क्योंकि वो 6 महीने में जमा कर रहे हैं तो एन का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो एन और आर का मान ध्यान से देखिएगा। मैं ऐसा पहले तो लिख लेता हूँ, मूलधन क्या है, ब्याज समय क्या है, ब्याज दर क्या है, उसके बाद मैं आपको इधर अलग से लिखो कहता हूँ कि वो संयोजित कैसे कर रहा है। तो छमाही के हिसाब से फिर एन और आर का वैल्यू निकालो, हर
हर बार यही प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर, ठीक है, हर एक स्टूडेंट के साथ। तो पहले ये अलग काम करो, ठीक है, उसके बाद सूत्र लगा दो। चूंकि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, अगर हम बात करते हैं क्या सावधि जमा खाते का, तो ये होता है सूत्र, आपको दिखाई दे रहा है। पी का मान डाल दो, आर का मान डाल दो, एन का मान डाल दो, सभी मान डाल दो। ये हो जाएगा लघुत्तम, लघुत्तम लेंगे तो 100 एकम 100, 100 और 3 कितना हो जाएगा, 103 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 बार गुणा करने क्योंकि घात 4 है, इसको 4 बार गुणा कर दो आप, ठीक है। क्या क्या कैंसिल होगा वो कैंसिल कर दो, 1 2 3 4, 4 शून्य कट जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 शून्य कट गया, ठीक है। यहाँ 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 और बाकी सबका गुणा कर दो आपस में, ये ठीक है। जैसे ही गुणा करोगे फिर भाग करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको हल किया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आपके पास हर एक सॉल्यूशन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो ये दिया हुआ है इस असाइनमेंट में, तो ये है त्रिकोणमिति का सवाल। देखो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ये दिया है, ठीक है। इसको कैसे हमको सिद्ध करना है देखते हैं। तो हम लोग काम जो है स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है, इसके लिए आपको कुछ बेसिक त्रिकोणमिति के सूत्र पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। खैर वो तो बात की बात है, आप चैप्टर पढ़े हो कि नहीं वो मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें बता रहा हूँ वो क्लियर कट होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है बस उसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करना है, यहाँ सिंपल दिख रहा है हमको, क्या करना है, सीधा तिर्यक गुणा कर दो भाई, तिर्यक गुणा करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन और साइन का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग कर दिए क्योंकि 2 बार था, ठीक है। इसका गुणा इधर होगा तो 2 बार था तो पूरे का वर्ग कर दिए, नीचे में आपस में दोनों का गुणा कर दिए। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, जब कोष्टक ओपन करेंगे ऊपर ध्यान से देखिए, इसका मान जब ओपन करेंगे तो ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab होता है। यही मान हम लोगों ने रखा, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, ठीक है। तो इस तरह से आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, और एक का वर्ग करोगे 1 होता है, 1 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, 2 कॉस थीटा पहले ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 और 2 कॉस थीटा था, तो 2 और 2 कॉस थीटा में से क्या करिए, 2 को कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया ब्रैकेट के अंदर में कॉमन लेने के बाद। अब नीचे देखेंगे, नीचे कोई भी अभी हमको छेड़खानी नहीं करना है क्योंकि जो मान भी दिख रहा है वो कैंसिल हो सकता है, ऐसा सोचा हमने, और नहीं भी होगा तो बाद में रख देंगे। अगर कुछ भी करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा तो अभी से मत करो लेकिन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, देखो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर भी आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा नीचे भी आ गया, 2 अपॉन क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। 2 अपॉन साइन थीटा था उसको मैं ऐसा लिख दिया कि 2 गुणा 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि मुझे पता है साइन थीटा का जो व्युत्क्रम है, ठीक है, वही इनवर्स जो है वही क्या होता है, कोसेक होता है, तो मैं ऐसा लिख दिया। अब ऐसा लिख दिया तो देखो 1 बटे जो साइन थीटा आया था उसको हम कोसेक थीटा तो लिख सकते हैं ना, 2 सामने था तो कोसेक थीटा आ गया, और हमको यही तो राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। क्लियर। तो इस तरह से आप जो त्रिकोणमिति के सवाल भी बहुत आसानी से हल कर सकते हो, ठीक। हमारे इस क्वेश्चन को समझ आया, ठीक। चलो, और यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि हमारे दो चैनल है, यूट्यूब चैनल जो शिक्षा संगवारी और ऑनलाइन शिक्षा सूत्र, दोनों को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर जो है आपको फ्री में हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। ऑन बोर्ड क्लासेस, ऑन स्क्रीन क्लासेस, और अभी कुछ ही दिन बाद हम और कोशिश कर रहे हैं अपडेट करने की, ठीक है। और जैसे जैसे हमारा जो है यहाँ पे यूट्यूब चैनल जो है आगे बढ़ेगा, जितने स्टूडेंट हमारे से जुड़ते जाएंगे हम उससे उतनी ही अच्छी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। क्लियर है। हाँ, कोशिश तो पूरी है। चलो, आपका साथ चाहिए। सभी स्टूडेंट से मैं कहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने सारे दोस्तों तक जरूर शेयर करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। क्लियर। चलो, तो ये बातें समझ आ गई। यहाँ तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है, समीकरण हल कीजिए। समीकरण हल करने कहा है हमको, ये समीकरण है हमारे पास, ठीक। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो फिर वही बात है, हम क्या करेंगे, सीधा सिंपल सा बात है, देखेंगे हल करने का है मतलब यहाँ पे थीटा जो है अननोन है, थीटा का मान हमको किसी भी तरह से निकालना है। थीटा का मान अननोन है, अज्ञात है। तो क्या करेंगे, इस समीकरण में ध्यान से देखेंगे, हमारे पास कॉस थीटा जो है ऊपर में यहाँ पे भी है, दोनों में अंश में कॉस थीटा को बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1/1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे बचेगा 1/1 प्लस साइन थीटा। लघुत्तम ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर आ जाएगा यहाँ, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस में 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, जैसे ही लघुत्तम लेते हैं हमको ये भी पता है कि a ऋण b और a धन b दिख रहा है, मतलब गुणा होगा आपस में, a का वर्ग ऋण b का वर्ग हो जाएगा।
यहाँ तक क्लियर हो गया। जो बराबर 4 है वो हम रखेंगे ही रखेंगे। अब आगे जब सॉल्व करते हैं तो कॉस थीटा जो बाहर रखा हुआ था वो तो वैसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 2 बटे, क्योंकि ऊपर का सब चीज़ कट गया, 2 बस बचा। और एक ऋण साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा आता है। तो ए 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा किसके बराबर, 4 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे आप जो है आसानी से फिर क्या करोगे, हल कर लेना है इसको, क्योंकि एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बटे कॉस थीटा बचेगा। ध्यान रखिएगा 2 बटे कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा को उधर भेज दोगे, उधर पक्षांतर करोगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा क्या, 4 कॉस थीटा। फिर 4 को इधर भेज दो तो 2 बटे 4 हो जाएगा। 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 के। ठीक है, अब कॉस में किसका मान 1 बटे 2 होता है, तो कॉस में 60 अंश का मान 1 बटे 2 होता है। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे 2 था, तो कॉस 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तुलना करोगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। मान ज्ञात करना है हमको। यहाँ पे पूरा कोण जो है आपके चैप्टर से, इसको तो ऐसे इस साल के लिए हटा दिया गया है सिलेबस के हिसाब से, उसमें तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो, आपके बुक में भी दिया है। पूरक कोण किसे कहते हैं, तो ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है 90 अंश अगर होता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। सीधा सा पूरक कोण वाला क्वेश्चन है। तो आप पहचानोगे कैसे, तो यहाँ पे जो भी कोण दिखाई देगा, देखो जैसे यहाँ कॉस 67 और साइन 23 दिख रहा है, और 67 और 23 को अगर हम जोड़ते हैं तो 90 ही मिलेगा। इसी प्रकार 40 और 50 को जोड़ोगे तो 90 ही मिलेगा। इस तरह से आप पहचान सकते हो। अच्छा, ये तो पूरा कोण का क्वेश्चन है, अगर योग से 90 मिल रहा है मतलब समझ जाइए, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे देखो कैसे हल करेंगे, तो ये हमारे पास पूरा वैल्यू आ गया। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो 2 cos 67 अपॉन साइन 23 प्लस 1040 अपॉन कॉट 50 प्लस क्या दिया है, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस 67 दिया है 67 बटे साइन 23 दिया है। देखो साइन 23 जो दिया है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 90 ऋण 67। हम ऊपर को भी बदल सकते थे, नीचे को भी बदल सकते थे, ऊपर को नहीं बदले, यहाँ पे नीचे बदल दिए। ठीक है, आप ऊपर को भी बदल के लिख सकते थे। ठीक है, क्या करते, 90 में से अगर मैं 23 घटाता तो 67 मिलता, अगर ऊपर को बदलना चाहता तो। लेकिन यहाँ नीचे को हम चेंज किए, साइन जो 23 लिखा है, हम साइन 23 कैसे ले सकते हैं, तो साइन 90 में से अगर 67 माइनस कर दिया जाए तो साइन 23 मिलेगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 1040 अपॉन क्या हो जाएगा, 1040 अपॉन कॉट 50 आ जाएगा। तो आप नीचे को यहाँ पे भी चेंज कर दो, कॉट जो 50 था उसको हम कॉट 90 ऋण 40 तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, और ये कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 0 अंश कॉस 0 अंश यहाँ पे दिया है 0 डिग्री, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। बस आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पूरा का कोण क्या कहता है, पूरा कोण अगर हमारे पास साइन 90 ऋण थीटा है तो हो जाता है कॉस थीटा। देखो पूरा कोण बदल गया, तो ये साइन 90 ऋण थीटा था, वो बदल करके क्या हो गया, कॉस 67 हो गया। वैसे कॉट जो है वो बदल जाता है किसमें, 10 में, तो हो जाएगा 10 40, और 10 40 कट गया, कॉस 67 कॉट 67 कट गया। यहाँ बचेगा क्या, 2, और यहाँ क्या हो जाएगा कि दोनों क्योंकि कट गया 10 10, तो ये हो जाएगा 1 प्लस फिर क्या हो जाएगा, ये 1, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये मान मिलेगा, मान ज्ञात कीजिए में। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं असाइनमेंट नंबर 4 को। याद रखना है सभी स्टूडेंट को। असाइनमेंट नंबर 4 देखें, 4 5 और 6 ये असाइनमेंट जो है इनके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ क्योंकि मेरे मोबाइल पे अभी चार्जिंग भी बहुत कम है, ठीक है, और लाइट हमारे यहाँ नहीं है अभी, तो क्या करते हैं, इस इतना तक मैं अपलोड कर देता हूँ पहले क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 3 तक, असाइनमेंट नंबर 3 तक के क्वेश्चन आप बिल्कुल समझिए। पार्ट 2 करके मैं लाऊंगा और एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वहाँ से हम असाइनमेंट नंबर 4 के क्वेश्चन 4 से 6 तक के क्वेश्चन देखेंगे एक ही वीडियो में, वहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे। तो असाइनमेंट 3 तक के क्वेश्चन आपको समझ आ गए, ठीक है। बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो वीडियो यहाँ तक बनाते हैं। आज का वीडियो जो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ असाइनमेंट नंबर 4 5 और 6 के सॉल्यूशन किस तरह से आपको करने हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ सीखेंगे, और जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, सब हर एक मीडियम में बिल्कुल हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर करो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, मैं आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे आया हूँ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। यूट्यूब में मेरा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मेरा ऑफलाइन
क्लास भी चलता है और मैं चाहता हूँ कि अपने इस जो ऑफलाइन क्लासेस में मैं लेता हूँ उसके अलावा मेरी पहुँच जो है कुछ बच्चों तक हो जाए और ज़्यादा अच्छे से बात बने, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में लिमिटेड हो जाते हैं स्टूडेंट, लिमिटेड हो जाते हैं, सारे बच्चे तो पहुंच नहीं सकते जिस जगह पे मेरा कोचिंग चलता है। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, आप बिल्कुल शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाओ, क्योंकि जब तक हमसे ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे नहीं तब तक हम उतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा भी नहीं सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। ज़्यादा बच्चे जुड़ जाते हैं और जुड़ते जाएंगे कंटिन्यू, तो हम क्या करेंगे, आपको फ्री में जहाँ पे भी रहें, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि वीडियो फ्री में प्रोवाइड कराएं। बहुत ज़्यादा कोशिश हमारा यही रहेगा कि हम फ्री में वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं, बेस्ट वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएं। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। फिलहाल तो हम असाइनमेंट में जाएंगे, असाइनमेंट के बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाला हूं मैं। इसके अलावा देखो आपके बुक में भी मैं टिक मार्क लगवाने वाला हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन जो है, तो डायरेक्ट बुक से मैं आपको दिखाऊंगा बुक में कौन कौन से पेज नंबर पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो सब मिलेगा, आप बिल्कुल तैयार रहिए। आपका एग्जाम आने वाला है, होली का त्यौहार भी हो गया। ठीक है, अब होली के त्यौहार के बाद आप अपने एग्जाम में अपने पढ़ाई में बिल्कुल लग जाइए। ठीक है, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा इस चक्कर में ना पढ़िए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो जितने भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।